हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। आप लोगों के लिए आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए टॉप हमारी सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी सोइल एंड देयर मैनेजमेंट, उसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसकी डेली आप लोगों की क्लास हुआ करेंगे, इसकी हम टाइमिंग पीरियड ग्रुप में सेंड कर देंगे जहाँ से आप लोगों को डेली इसकी क्लासेस मिलेंगी। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की मृदा गुणवत्ता और सूचना चैप्टर का नाम है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या है, मृदा स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जो परिस्थिति तंत्र के कार्यों को अपने विस्तार से पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। क्या बोला? मृदा स्वास्थ्य क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर आके मृदा स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए, मृदा स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए। 2 नंबर में क्वेश्चन है। तो क्या बताते हैं आप कि मृदा स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जो परिस्थिति तंत्र के कार्यों को अपने विस्तार से पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाता है। इतना लिख देते आपको 2 नंबर मिल जाएंगे कि मृदा स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जो परिस्थिति तंत्र के कार्यों को अपने विस्तार से पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाता है। अब आगे चलते एक स्वस्थ मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अच्छी बोने योग्य मृदा हो, पर्याप्त गहराई होनी चाहिए, मतलब ऐसी मृदा होनी चाहिए जो बोने योग्य हो, पर्याप्त गहराई होनी चाहिए, पोषक तत्व को पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, पादप रोगजनकों और हानिकारक कीटों की कम संख्या होनी चाहिए। मतलब एक स्वस्थ मृदा की विशेषता क्या होनी चाहिए? पादप रोगजनक और हानिकारक कीटों की संख्या कम होनी। एक अच्छी भूमि और जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जल निकास क्या होता है? आवश्यकता से अधिक पानी को भूमि से बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं, जिससे वायु संचार अच्छा रहता है। अगला देखो हेडिंग आपको, लाभदायक जीवों की अधिक संख्या होनी चाहिए। मतलब लाभदायक जीवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। कम खरपतवार कितने होने चाहिए? कम। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों और विषाक्त पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों और विषाक्त पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। निम्नीकृत के प्रति प्रतिरोध होना चाहिए। आपको आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में निम्नीकृत कैसे, रिग्रेडेशन कैसे कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन होना चाहिए। और अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आ जाए तो उसमें क्या होना चाहिए? लचीलापन आना चाहिए। ये आपको हेडिंग लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। अब देखो मृदा का प्रबंध कैसे करेंगे। तो आच्छादित फसलें। अच्छा, आच्छादित फसलें क्या होता है? मल्चिंग। इसको क्या कहते हैं लोग? आच्छादित फसलों को मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग का मतलब होता है कि ऐसी फसल को बोना चाहिए जो भूमि की ऊपरी परत को मल्चिंग के द्वारा ढक लिया जाए। अच्छा, जैसे मान लो हमने दलहनी फसल बोई तो वो क्या करेंगे? मृदा की जड़, मतलब पौधे जड़ क्या करें? जकड़ लेंगे, आच्छादित कर देंगे। आच्छादित। कार्बनिक सुधारक वाली फसलें होनी चाहिए। पशु खाद होना चाहिए, पशुओं की जो खाद होती उससे मृदा प्रबंधन। कंपोस्ट खाद, हरी खाद वाली फसलें, सनई ढेंचा फसल हम लोग बो देंगे, इससे क्या होगी? मृदा का प्रबंध। फसल के अवशेष। फसल के अवशेष का मतलब होता है जो फसल कटने के बाद जो उसके अवशेष रह जाते हैं उससे क्या करता है? मृदा का हम लोग प्रबंध कर सकते हैं। जुताई के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका प्रबंध कर सकते हैं। फसल चक्र। फसल चक्र के बाद मतलब ऐसे है कि गहरी जुताई के बाद उथली जुताई वाली फसल बो सकते हैं और कम पानी के बाद अधिक पानी वाली फसल बो सकते हैं। और दलहनी के बाद अदलहनी फसलें बोनी चाहिए। अनाज वाली फसलों के बाद दाल वाली फसलें बोने चाहिए। इस तरीके फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपना करके भी हम लोग इसका मृदा का प्रबंध कर सकते हैं। आगे देखो, अब आगे हम लोग आते हैं एक स्वस्थ मृदा की विशेषताएं। तो आपको सबसे पहले हम लोग आपको एक एक चीज बताते रहेंगे। तो अच्छी बोने योग्य मृदा से आशय क्या है कि अच्छी बोने योग्य मृदा से तात्पर्य उसके भौतिक गुण फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त होने चाहिए। ठीक। पर्याप्त गहराई क्या है? सफिशिएंट। मृदा की पर्याप्त गहराई से तात्पर्य मृदा प्रोफाइल के विस्तार से, इसमें पौधों की जड़ें वृद्धि और कार्य कर सके। एक सघन परत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक कम गहराई वाली मृदा मौसम, अत्यधिक उतार चढ़ाव, अत्यधिक अति संवेदनशील होने चाहिए। हेडिंग नंबर 3 है पोषक तत्वों की पर्याप्त तथा अत्यधिक आपूर्ति नहीं होनी चाहिए।
पोषक तत्व की पर्याप्त और सुलभ आपूर्ति, सर्वोत्तम पादप वृद्धि तंत्र और पोषक तत्वों के संतुलित चक्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अत्यधिक पोषक तत्व, लीचिंग और संभावित भूजल द्वारा प्रदूषण, उच्च पोषक अवधावन और ग्रीन हाउस गैस हानि, साथ ही पौधों और सूक्ष्मजीव समुदायों की विषाक्तता के कारण हो सकते हैं। अगला, पादप रोगजनक और हानिकारक कीटों की संख्या कम करना। कृषि उत्पादन तंत्र में पादप रोगजनक और हानिकारक बीमारियों के कारण होते हैं, फसलों को नुकसान कम पहुंचाते हैं। एक स्वस्थ मृदा में इन जीवों की संख्या कम और अथवा निष्क्रिय होते हैं या पोषक तत्व अथवा अवशिष्ट हाइपर सेटिंग्स इत्यादि अन्य जीवों से प्रत्यक्ष और प्रतिस्पर्धा हो सकती है। स्वस्थ पौधे विभिन्न कीटों स्वयं को बचाने में सक्षम होते हैं। अगला है एक अच्छी जल निकास वाली भूमि। अत्यधिक वर्षा के बाद भी एक स्वस्थ मृदा, अच्छी मृदा संरचना होनी चाहिए। विभिन्न आकार के संरंध्रों को पर्याप्त वितरण के परिणाम स्वरूप अधिक तेजी से जल निकास कर पाएंगी, लेकिन पौधों के अवशोषण को पर्याप्त मात्रा में जल भी रख जाएगा। लाभदायक जीवों की अधिक संख्या। मृदा जीव मृदा के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो पोषक तत्वों के कार्बनिक पदार्थों के विघटन, मृदा संरचना को बनाए रखने, पादप जीवों के जैविक शासन मदद करते हैं। अगला है कम खरपतवार दबाव होना चाहिए। तो इससे आशय कि क्या कहते हैं हम लोग, खरपतवार दबाव फसल उत्पादन में एक मुख्य समस्या है। खरपतवार पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व और जल के लिए फसल में से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। खरपतवार स्थान और प्रकाश रोकने, फसल और खेती को संचालन, हार्बर रोगजनक और कीटों के कारण के लिए हस्तक्षेप करते हैं। ठीक, फर्स्ट चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। फर्स्ट चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे। तो एक क्वेश्चन जो बना आपको कि मृदा स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। और जिस भी बच्चे को इस क्लास की या बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेने हैं, वो हमारे नंबर पे 9369044421 पे आप मैसेज करोगे, आपको ये सब ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग नोट्स ले लो, क्योंकि 199 रुपीज़ कोई भी ज़्यादा नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।